गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स, और ये उसका कंटिन्यूअस थर्ड पार्ट है। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को समझने के लिए सकाल और विलास की स्टोरी को हमने देखा था कि किस तरीके से एक हेल्थी बच्चा था और साथ में उसने एजुकेशन के ऊपर उसके पेरेंट्स ने ध्यान दिया और किस तरीके से फिर उसने डेवलपमेंट की, और दूसरी तरफ हमने विलास के बारे में देखा कि किस तरीके से वो सेम प्रोफेशन करने पे मजबूर रहा जो उसके पेरेंट्स ने किया, और वो ही वॉज नॉट फिजिकली गुड ऑल्सो, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एजुकेशन के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, उसको हमने जानने समझने की कोशिश की थी, और क्या वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, वो भी हमने कहीं ना कहीं उसमें देखा। तो आज जो हम दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज अबाउट हेल्थ, तो उसको आज हम देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंसी के टाइप क्या है, अर्बन में कैसी होती है और रूरल में कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ को समझने के लिए इसमें आपको बेसिकली आपको भी पता है कि हेल्थ सिस्टम हमारे इंडिया में क्या है, लेकिन उसके साथ में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा, ताकि आप जब भी वो टर्मिनोलॉजी समझ पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना चैप्टर बोलते हैं प्यारे बच्चे, हम पहुंच जाते हैं हेल्थ के ऊपर। दिस इज हेल्थ। तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट इज वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है पैदा होने से 1 साल की उम्र तक का बच्चा, उसको बोलते हैं इन्फेंट। मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु, है ना। रेट यानी कि उसकी क्या दर है, क्या स्पीड है, कम है, ज्यादा है, क्या है, राइट। सेकेंड होता है बर्थ रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चों ने जन्म लिया, राइट, एक समय पीरियड के मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो वो होता है बर्थ रेट, जितने बच्चों ने जन्म लिया। अगर इन बच्चों में से जितने बच्चे मान लो किसी भी कारणवश है, वो माल न्यूट्रिशन हो या कोई डिजीज हो, एनीथिंग, उनकी जो डेथ हो जाती है, राइट। तो बर्थ रेट में जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, यानी कि वो बच्चे जो एक अपना पहला जन्मदिन भी नहीं बना पाए, वो कितनी उनकी मृत्यु हुई, तो वो होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट क्या होता है, जो 1000 व्यक्तियों में कितने नए मेंबर्स ने जन्म लिया। और डेथ रेट क्या होता है, उसी 1000 मेंबर्स में से जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, कितने लोग विद एनी रीजन, मतलब चाहे वो नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंट हो या कोई डिजीज हो, कितने व्यक्ति उसमें से उनकी मृत्यु हुई। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज यहीं पे बताता हूँ कि जब भी हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट या डेथ रेट कुछ भी जब हम निकालते हैं, तो उसको हमेशा हम 1000 से कंपेयर करते हैं। एक हमने कॉमन नंबर लिया हुआ है कि 1000 पीपल में कितने नए जन्म हुए, नए बच्चों के जन्म हुए, तो दैट विल बी द बर्थ रेट। जब हम देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, यानी कि जो पहला जन्मदिन अपना नहीं बना पाए, वो उन बच्चों में से कितने थे, मान लो जो बर्थ रेट हुआ 1000 व्यक्तियों में 100 बच्चों का नया जन्म हुआ, उसमें से किसी कारणवश 15 बच्चे मान लो पहला जन्मदिन अपना नहीं बना पाते, तो वो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 15 का, राइट। और डेथ रेट, ये तो हो गया बच्चों के बारे में। और एक ये कॉमन डेथ रेट, यानी कि वो किसी भी कारण से, उसकी कोई भी उम्र हो सकती है, कुछ भी किसी भी कारण से जब उसकी डेथ होती है, तो वो चाहे वो कोई भी उम्र हो, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो जब उनकी डेथ होती है तो उसको हम कंपेयर करते हैं सेम 1000 में कितने लोगों की डेथ हुई है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1000 का यहाँ पे क्या रोल है और कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं, बर्थ रेट किसको कहते हैं और डेथ रेट किसको कहते हैं। आपने 8th क्लास में ज्योग्राफी में भी ये आपने पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितने नए कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब स्टार्ट किए। तो जैसे ही हम नेक्स्ट इस पे आते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप एक टेबल देखते हैं, जहाँ पे SC का मतलब है सब सेंटर, फिर PHC है, दिस इज PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी यानी कि बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो 1951 में 725 थे सिर्फ, जो कि अगर हम 2013 की बात करें तो इट इज 1,81,000। कंपेरेटिवली जब आप देखेंगे तो अच्छी खासी एक डेवलपमेंट है। लेकिन आप जानते हैं कि एक तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफी है, और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट की, है ना, जैसे हमने एजुकेशन में भी देखा था, बिकॉज ऑफ 7.7 लाख के आसपास स्कूल्स को एक्सपेंड किया था, प्राइमरी स्कूल्स को, लेकिन ड्रॉप आउट्स और
फॉल्स मैनेजमेंट के कारण वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से हेल्थ में भी डेवलपमेंट हुई है। जब आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको ये इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक हमारी डेवलपमेंट हमने की है या कोशिश की है सरकार ने। हमारे देश में, अगेन मैं अभी डाटा के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं, है ना। मेडिकल कॉलेज कितने हैं, दैट इज 381। और डेंटल, है ना, डेंटल कॉलेज कितने हैं, दैट इज 301। तो यानी कि 300 की रेंज में ही है। और आप जानते हैं 135 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, राइट। तो हो सकता है कुछ नए कॉलेजेस बने हो, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस बुक, राइट, जो जहाँ पे 2015-16 तक की डाटा है। अब आप जब इसमें मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे कि 381 है, डेंटल कॉलेज आप देख रहे हैं कि दिस इज 301, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो एट पार नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारी हेल्थ सिस्टम है उसको मतलब पॉपुलेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को देखते हुए हम कहीं ना कहीं एट पार नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें भी जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों की जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं पर्टिकुलर, ये जो 381 और 301 आप देख रहे हैं डेंटल कॉलेजेस, ये हमारे जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, क्योंकि तब तक तेलंगाना नहीं बना था, अभी के लिए आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो 4 स्टेट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा है। जैसे हमने एजुकेशन में क्या देखा था कि केरला में 94% है और बिहार में ओनली 62%। तो ऐसी जब हम मेडिकल कॉलेजेस की भी जब हम देखते हैं तो कौन सी स्टेट में ज्यादा है, कौन सी में कम है, तो ज्यादा जो है दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट। तो बाकी में इससे कम है। तो ये हमने जानने की कोशिश की अबाउट हेल्थ। ये आपका हेल्थ का आज का, इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझने की जरूरत है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो आपको पहले से बता दी। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी। अब जब बेरोजगारी होती है पहले बच्चों, तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि बेरोजगार लोग हम कहते किसको हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 2 पार्ट्स में है, मार्केट एंड नॉन मार्केट। नॉन मार्केट में जो हमारी मम्मी काम करते हैं, जो हम घर में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। फिर हमने देखा था मार्केट एक्टिविटी, जिसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जब हम इनको देखते हैं कि भाई जो बेरोजगारी है कि एक्चुअल में बेरोजगार लोग किनको कहा जाता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक होता है वर्किंग क्लास, या जिसको बोलते हैं वर्क फोर्स, या जिनको माना जाता है कि ये व्यक्ति काम करने योग्य हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि दैट इज द एज फ्रॉम 15 to 59, 15 to 59, यानी कि ये है वर्क फोर्स, ठीक है। यानी कि 15 से जो नीचे बच्चा है, जैसे हमने देखा था शीला, सीतू, मोहन, जो उनके छोटे भाई थे विलास और सकाल के, वो क्या है, वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि उनकी एज ही नहीं है, तो वर्क फोर्स के अंडर में नहीं आते हैं। ऐसे जब हम 60 या 60 से अबाउ के जब हम लोगों की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉट कम अंडर दी वर्क फोर्स। तो यानी कि 15 से 59 के बीच में जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंसी, उन्हीं में मतलब उन्हीं अनएम्प्लॉयमेंसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि हम अर्बन और रूरल किस तरीके की दोनों में है वो हम देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, रूरल एंड अर्बन। रूरल में क्या है प्यारे बच्चों, 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंसी होती है, वन इज सीजनल एंड सेकेंड वन इज डिस्गाइज्ड, राइट। अब सीजनल क्या होता है, आपको पता है कि जब खेती का टाइम होता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उस समय जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं खासकर वो इस चीज को जरूर जानते होंगे कि बिहार और यूपी से बहुत सारे मजदूर हरियाणा, पंजाब में आते हैं और वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अपना काम करते हैं, उनको उस समय रोजगार मिलता है ना। और उसके बाद फिर वो कोई रोजगार नहीं है उनके पास, तो उनको और चीजों पे डिपेंड रहना पड़ता है फॉर दी अर्निंग। तो जब हम इस चीज को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी कि सीजनल, और ये सबसे ज्यादा गांव में ही होती है क्योंकि फार्मिंग का टाइम जो एक पर्टिकुलर टाइम में पीक पे काम होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है। तो यानी कि जो बाकी समय उसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंसी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सीजन के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंसी आती है। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड। पहली बात प्यारे बच्चों, हमें डिस्गाइज का मतलब अगर हम इंग्लिश में भी देखते हैं तो क्या होता है डिस्गाइज, यानी कि मेरे पीछे एक चीज छुपी हुई है, व्हाइट बोर्ड का हर हिस्सा आप नहीं देख पा रहे, तो वो जो मेरे पीछे छुपी हुई है चीज, तो वो है मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्गाइज कर दिया, छुपा दिया, डिस्गाइज्ड। और सिर्फ इसका नाम ही थोड़ा सा मतलब अच्छा सा है, डिस्गाइज। तो जब आप इसको बोलेंगे, अब आप इसका पीछे का रीजन जब समझेंगे तो यू विल
अंडरस्टैंड कि ये है क्या। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, गांव में क्या होता है आपको पता है कि फैमिली में अगर 8 लोग हैं, हम मान के चलते हैं 8 लोग हैं, और उनके पास सिर्फ 2 एकड़ ऑफ लैंड है, और 8 के 8 जो व्यक्ति हैं वो उस लैंड को के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी टोटल प्रोडक्शन है मान लो वो 100 क्विंटल है जो उस लैंड की है 1 हेक्टेयर की। अगर इन 8 में से 4 लोगों को हम हटा देते हैं तो भी उसकी जो प्रोडक्शन है दैट विल बी 100 क्विंटल। आप समझ रहे मेरी बात? यानी कि जो 4 व्यक्ति एक्स्ट्रा थे जो वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो 1 हेक्टेयर की अगर जमीन पर 100 लोग काम करने लग जाएंगे तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, नो, है ना, आपको पता ही ये चीज। तो यानी कि डिस्गाइज क्या होती है, ये भी ज्यादातर गांव में और फार्मिंग उसमें मिलती है मेरे बच्चों, कि भाई एक परिवार के सारे व्यक्ति उसमें काम करें जबकि सबकी जरूरत नहीं है। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं क्या है उसके पीछे मतलब छुपे हुए हैं, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है, बट दे आर लुकिंग लाइक दे आर एम्प्लॉयड, है ना, यानी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा वो दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है तो इसका मतलब दे आर नॉट अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंसी, बट क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो उसके हम उस अनएम्प्लॉयमेंसी को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंसी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमने गांव में देखा सीजनल और डिस्गाइज्ड। ठीक है, अब इसको जब आप सुनेंगे तो आपको ये आपको इजीली यू विल अंडरस्टैंड रिमेंबर। फिर हम देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन में आपके माइंड में रहना चाहिए मेरे बच्चों, हम 15 से 59 के बीच की बात कर रहे हैं, राइट, 1 मार्क का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्बन में क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंसी, यानी कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। मतलब वो एजुकेटेड है, मतलब काम करने के लायक हैं, उन्होंने वो डिग्री जो भी उसके लिए चाहिए शर्तें वो उन्होंने पूरी की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा है। तो दिस इज सिंपली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंसी। जैसे आपने श्याम देखा था, उसका जो चाचा था विलास का, साकाल का सॉरी, तो वो 10th कर ली थी, मैट्रिक कर ली थी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं। जैसे आप पीएन वगैरह की फूड ग्रेड आपको मतलब जॉब ले सकते हैं, लेकिन वो जॉब उसको मिली नहीं थी, है ना। तो दिस इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंसी, एज सिंपल एज दिस। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंसी अर्बन में कौन सी होती है? एजुकेटेड, और रूरल में कौन सी होती है? डिस्गाइज्ड एंड सीजनल। ठीक है मेरे बच्चों, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किसके अंडर में? मार्केट एक्टिविटी के अंडर में, राइट। तो हम इसमें देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है, कि कौन से सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंसी है, यानी रोजगार कहाँ पे ज्यादा है। तो जब हम 3 सेक्टर यानी कि वही प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या है? मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। जैसे कि हमने देखा था कि 4 व्यक्तियों की जरूरत है और 8 वहां पे काम कर रहे हैं, तो लेबर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ एक ये रीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे मतलब कि हमारा जो देश है दैट इज क्या बोलते हैं उसको, कृषि प्रधान देश है ना। तो यहाँ पे खेती ज्यादा की जाती है, फार्मिंग ज्यादा है, तो इस वजह से ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ फार्मिंग नहीं, फिशिंग, पोल्ट्री और जो भी प्राइमरी सेक्टर में है, तो ये बहुत ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने अंदर को रिटेन करके रखने की उसके अंदर क्षमता है। फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी आपको पता है मेरे बच्चों, उसके लिए थोड़ा आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, थोड़ा पढ़े लिखे होना चाहिए आप उसमें। तो यहाँ पर उस सेक्टर में तो इतनी ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन यस जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे खुद की जो सेल्फ मतलब काम करते हैं, जैसे बार्बर हो गया या मोची हो गया या कोई छोटा मोटा कोई उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने मिश्री लाल को देखा था जैगरी वाला, तो ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी सेक्टर में काफी लेबर को एब्जॉर्ब करता है, राइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर आ जाता है टर्शरी, दैट इज सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर प्यारे बच्चों ये बहुत तेजी से बूम कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी है, लेकिन टर्शरी जिस रफ्तार से अब अपनी स्पीड पकड़ रहा है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, नई नई सर्विसेज हैं। अगर आप सिंपली भी देखें सर्विस में, तो आप जितनी भी नजर दौड़ाएंगे आपको सर्विस सेक्टर में काफी जॉब्स दिख जाएंगी, जैसे टीचर, लॉयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी किस्में आती है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी किस्में आती है टर्शरी सेक्टर में, है ना। पिज्जा हम मंगवाते हैं, ये सारी टर्शरी सेक्टर में, तो न्यू न्यू सर्विसेज यहाँ पर है, राइट। तो हमने इन तीनों को एक बार जस्ट, ये आपको ऑलरेडी भी, वैसे भी आप इसको इजीली समझ सकते थे, लेकिन क्योंकि
क्योंकि आपके टॉपिक है तो इससे मुझे लगा। अब लास्ट में आप देखेंगे अबाउट अ स्टोरी। अभी जो स्टोरी है आप इसको खुद भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इसमें कोशिश की है कि एक ऐसे गांव के बारे में बताने की जिसमें सभी लोग अपना भोजन अपनी मतलब दे आर हैप्पी, और वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप ही अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि उस परिवार में एक फैमिली ने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करने के लिए कहीं बाहर भेजा, राइट। तो उसने क्या किया कि वो बाहर गया, लकीली उसका एडमिशन हो गया, और वो जब वापस गांव में लौट कर आया तो उसने क्या किया कि जो प्लोइंग यानी जो खेती करने के तरीके में कुछ उसने सुधार किया, जिससे क्या हुआ किसानों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, है ना, उनको सरप्लस हो गया जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है। तो इससे क्या हुआ कि एक जॉब क्रिएट होगी किसकी, एग्रो इंजीनियर की, राइट, क्योंकि उसने वहां पे उनको फायदा दिलाया, तो एक पोस्ट क्रिएट होगी। तो ऐसी बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर उसी गांव के लोगों ने कहा कि भाई अब हमें एक स्कूल की जरूरत है हमारे यहाँ पर, और पंचायत के पास वो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में हम पढ़ाएंगे। तो फिर पंचायत ने विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे एक स्कूल ओपन कराया, और जब स्कूल ओपन हुआ तो टीचर्स की और भी जो उसमें स्टाफ होता है उनकी भी वहाँ पे जॉब क्रिएशन हुई, है ना। एग्रो इंजीनियर की जॉब क्रिएशन हुई उसी गाँव में, और फिर हमने देखा किसकी हुई, टीचर्स की, और जो स्कूल में जो स्टाफ चाहिए होता है उसकी भी क्रिएशन हुई। फिर एक फैमिली ने अपनी बेटी को मतलब सिलाई का काम सिखाया, है ना, टेलरिंग का। तो अब जो लोगों को बाहर जाना पड़ता था कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए, वो अब उसको गांव में ही लोगों को इजी हो गया गांव में ही सिलवाने में, और साथ में जो मतलब एक नई जॉब भी क्रिएट हो गई। तो हम देख रहे हैं कि इस स्टोरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मतलब एजुकेशन और अपने एक हेल्दी लाइफ से अगर हम काम को करते हैं तो वी क्रिएट मैनी थिंग्स, है ना। तो मतलब जॉब क्रिएट करना इज नॉट अ बिग गेम, बनिस्पत इसके कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट है उसका भी पूरा सपोर्ट, और जो भी सर्विसेज या स्कीम्स वो लगाते हैं वो इफेक्टिवली होनी चाहिए, ताकि मतलब उसमें डेवलपमेंट और अच्छे से दिखे। अब सिर्फ गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है, अगर जनता उसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुल, है ना। अगर सिर्फ जनता कर रही है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, देन ऑल्सो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे की डेवलपमेंट यानी आपकी डेवलपमेंट की जब बात हो रही होती है, तो पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट्स, इन तीनों का ट्रायंगल और इनके बीच में एक बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। देन ओनली द गुड प्रोडक्शन विल गुड डेवलपमेंट विल बी सीन ऑन इन यू, है ना। तो बच्चों के अंदर तब ज्यादा एक हम अच्छी प्रोडक्शन, एक डेवलपमेंट हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं इजीली। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लव यू ऑल, गुड लक।